Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about anti-asthmatic drugs. Without wasting our time, let's get started. सबसे पहले तो मैं बता दूँ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स एज वी ऑल नो अस्थमा के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग। बट अस्थमा होता क्या है, कैसे होता है अस्थमा, हम इसी से ही कंटिन्यू करेंगे कि इसकी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन इसी से ही मेमोराइज़ करने का हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अस्थमा जो डिजीज़ है वो किस वजह से होती है। अस्थमा जो है वो होती है बिकॉज ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस आप सबको पता है, कोई भी मिस्ट, अगर मैं कहूँ कोई भी डस्ट पार्टिकल, फॉग, मिस्ट, बैक्टीरिया, पोलन, इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब को हम कहते हैं एलर्जेंस। इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा अस्थमा जो है वो कोज होता है। ये सब रीज़न होते हैं, ठीक है। तो अस्थमा के लिए एलर्जेंस जो है रीज़न होते हैं। इन सब को हम कहते हैं, जब ये एलर्जन हमारी बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी में जब ये एलर्जन एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ये बॉडी में एज ए एंटीजन एक्ट करते हैं, एंटीजन का आप सबको पता है। एंटीजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीजन अगर एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस जो मैकेनिज़्म है, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करता है टू किल दिस एंटीजन एंड टू प्रिवेंट अस। हम डेली इतने पॉल्यूशन वाली उसमें रहते हैं, दिल्ली जो पॉल्यूटेड कंट्री है वहाँ पर भी लोग हैं, तो इस टाइप के जो डस्ट पार्टिकल है वो डेली कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करता है। 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं टोटल, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये 5 टोटल एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आप इनको कह सकते हैं। इन पांचों में से एलर्जन के लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है IgE। तो IgE एंटीबॉडी एलर्जी के केस के अंदर प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, और वो हमें क्या करती है, ट्रीट करती हैं। बट अगर ये कंडीशन वर्स हो जाए और ओल्ड एज पीपल के लिए ये क्या होते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा, तो उस केस में अस्थमा क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। होता क्या है, लेट अस कंसीडर, मैं रेड डॉट से एंटीजन बना रही हूँ कि मान लीजिए ये हमारा एक एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन आया, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। ये हमारी बॉडी ने एक एंटीबॉडी बना दी और ये एंटीजन को क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी अपने अंदर। यहाँ जो ये बन गया इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये प्रिपेयर हो गया। होता क्या है, ये प्रिपेयर होने के बाद मास्ट सेल जो कि क्या करती है, हमारे लिए एक हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर जो वर्क करती है, तो मास्ट सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये है मास्ट सेल। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारी कम मात्रा में बन रही है तो क्या होता है, हमारी ये क्योर हो सकती है, एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करके यहीं पर काम ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर इनका फर्दर एक्सपोजर हो इन कॉम्प्लेक्सेस का, ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस देन मास्ट सेल के ऊपर जाकर बाइंड कर जाते हैं। इनको ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मास्ट सेल के ऊपर बाइंड कर जाएगा। मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स पे, और कौन से स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स ऑफ ईलू। यहाँ ईलू आई लव यू नहीं है, यहाँ ईलू है हमारा इंटेस्टाइन, लंग्स एंड यूट्रस। इन 3 जगह की स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे मास्ट सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमारे मास्ट सेल के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आने के बाद मेडिएटर्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है मास्ट सेल के अंदर। मेडिएटर्स की क्या होती है, सिंथेसिस स्टार्ट होती हैं।
ये मेडिएटर्स क्या करते हैं, इन मेडिएटर्स की ये जो सिंथेसिस है, कौन कौन से मेडिएटर्स हमारे इसके अंदर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, पीएएफ क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इस टाइप के जो है हमारे मेडिएटर्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है आफ्टर बाइंडिंग द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, अस्थमा के केस के अंदर जो मेडिएटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। एल्टीज रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन्स ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब मास्ट सेल के अंदर इन मेडिएटर्स की सिंथेसिस होगी और फर्दर अटैक होगा एंटीजन्स का, फर्दर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, फर्दर ये मास्ट सेल के ऊपर अटैक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मास्ट सेल है इसके अंदर डी ग्रेन्युलेशन शुरू हो जाएगी, मतलब डी ग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल होगा, जिसकी वजह से जो ल्यूकोट्राइन्स हैं इनका क्या हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा बाहर, ये मेडिएटर्स क्या करेंगे, रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेडिएटर्स क्या हो गए, रिलीज़ होना शुरू हो गए। मेडिएटर्स एज ल्यूकोट्राइन्स क्या करने लगेंगे, यहाँ से रिलीज़ करने लगेंगे। ये ल्यूकोट्राइन्स जो हैं ये रिलीज़ होंगे, ठीक है, और जाकर के अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएंगे। इनके अपने रिसेप्टर हैं उनके ऊपर जाकर ये ल्यूकोट्राइन क्या करना शुरू कर देंगे, बाइंड करना शुरू कर देंगे। ये है हमारा एलटी रिसेप्टर। एलटी रिसेप्टर का मतलब है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, ठीक है। एलटी रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है, इसके ऊपर रिसेप्टर बाइंड किया। जैसे ही रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के ऊपर ल्यूकोट्राइन्स आकर बाइंड करेंगे, ये कोज करेगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और यही हमारा क्या होता है, अस्थमा, ठीक है। हमारी जो ब्रोंकस है हमारी वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा कोज होता है, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल है कि कैसे जो है अस्थमा अटैक हुआ है। अब इस साइकिल से ही, इस साइकिल को आप ध्यान से देख लीजिए, इस साइकिल से ही हम सारी की सारी ड्रग्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले हम चाहते हैं कि अस्थमा ना हो, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग से ही क्या करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम किस किस स्टेप पर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे ये चीज़ शुरू हुई है हमारे इस कॉम्प्लेक्स बनने से, क्योंकि एंटीजन को तो हम आने से नहीं रोक सकते, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीबॉडी को बनाने से भी हम नहीं रोक सकते। हम क्या चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ना बने, तो हम पहली जो हमारी कैटेगरी आती है एंटी अस्थमेटिक ड्रग की, वो यहीं आती है कि हम इनहिबिट कर दें, क्या दे दें हम यहाँ पर, एंटी IgE एंटीबॉडीज़। मतलब हम IgE जो एंटीबॉडीज़ बन रही थी वो ना बनने दें, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटी IgE एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इनकी जो ड्रग्स है मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, फ़िलहाल मैं आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दूँ। सेकंड, मैंने बताया कि मास्ट सेल के अंदर जो है मेडिएटर्स की सिंथेसिस शुरू हो रही है, तो हम क्या करें, यहाँ पर मास्ट जो मेडिएटर सिंथेसिस हैं उसको इनहिबिट कर दें। तो हम यहाँ ड्रग दे सकते हैं जो क्या कर रही है, मेडिएटर की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, मेडिएटर सिंथेसिस इनहिबिटर। तीसरा, हमारी मास्ट सेल के अंदर डी ग्रैन्युलेशन हो रही है, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स हमारे रिलीज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करें, इस डी ग्रैन्युलेशन को रोक के, मतलब हम क्या करें, हम कौन सी ड्रग दें, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। हम मास्ट सेल स्टेबलाइज़र्स दें ताकि हमारी मास्ट सेल क्या हो, स्टेबल रहे, ये डी ग्रैन्युलेशन इसके अंदर ना हो। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम इस ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे, हम इसका एक्शन ही नहीं होने देंगे। तो हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हम ड्रग दे सकते हैं। या लास्ट हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हमारा अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो हम यहाँ क्या दें, ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग दे देते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स की कैटेगरी आपको पहले भी पता है, अगर नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ब्रोंको डायलेटर्स हम क्या कर दें, देना शुरू कर दें। ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, आपको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार ये डायग्राम दोबारा दिखा देती हूँ। सेम एंटीजन आया, जैसे ही एंटीजन आया हमारी एंटीबॉडी बनी IgE, देन हमारा कॉम्प्लेक्स बना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करना है। तो पहली क्लासिफिकेशन होगी हमारी एंटी IgE एंटीबॉडीज़। देन हम क्या करेंगे, मेडिएटर जो सिंथेसाइज हो रहे थे, जो कि हमारे LT स्पेशली अस्थमा के अंदर होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, मेडिएटर सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर देंगे। तीसरा, हमारी मास्ट सेल जो
में डीग्रैनुलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ हो रहे थे, उसको हम इनहिबिट कर दे तो हम क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे देंगे। तीसरा, ये ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होने के बाद अपने रिसेप्टर पे जा रहे थे तो हम इसके रिसेप्टर को ही एंटागोनाइज कर देते हैं, तो ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने दे दिया। अनदर, हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी जो अस्थमा कोज कर रही है, तो हम क्या करें, ब्रोंको डायलेटर्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है अस्थमा की कोज है कि इन वजह से हमारी अस्थमा क्या हुई है, इस वजह से हमारी अस्थमा हुआ है। और ये हमारी हो गई क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की कि कौन कौन सी इसके अंदर ड्रग्स हमारी होती है। तो सबसे पहली जो हमने बताया, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या थी हमारी, एंटी IgE एंटीबॉडीज़ हम दें। इसके अंदर हमारी इकलौती ड्रग आती है ओमालिजुमैब, सिर्फ एक ही ड्रग है, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ओमालिजुमैब। ठीक है, सेकंड था, हम क्या कर रहे हैं, मेडिएटर की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। मेडिएटर सिंथेसिस इनहिबिटर की कैटेगरी थी हमारी कि मेडिएटर की सिंथेसाइज ना होने दें, उनको ही हम इनहिबिट कर दें। तो उसके लिए हम दो तरीके से मेडिएटर की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। पहला, हम दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, 5-LOX इनहिबिटर। ठीक है, इसके अंदर तो आपको पता है हमारी ड्रग्स जो है वो कौन सी आती है, ज़ाइल्यूटियोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है 3 टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड सेक्स कॉर्टिकोइड्स। जो मेडिएटर की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं वो हम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में भी हम देते हैं ओरल एंड हमारे जो हम IV से देते हैं। ठीक है, इनहेलेशनल, इसके अंदर हम 2 टाइप से ग्लूकोकॉर्टिकोइड दे सकते हैं, सॉरी IV नहीं था वो, एक हम देते हैं ओरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और दूसरे हम देते हैं इनहेलेशनल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, हम मास्ट सेल को स्टेबल कर दें। मतलब थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी वो थी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर जो हमारी ड्रग आती है वो आती है नीडोक्रोमल, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड केटोटिफेन। ये 3 ड्रग आती है। केटोटिफेन से मिलती जुलती कुछ ड्रग्स हैं, आपको उनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं थोड़ी देर से आपको बताती हूँ। फिलहाल आप ये ड्रग्स का ध्यान रखिए कि मास सेल स्टेबलाइजर में जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, नीडोक्रोमिल, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड केटोटिफेन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर दें। मतलब हम क्या करें, एंटी रिसेप्टर दे दें। और रिसेप्टर हमारे कौन से थे, एल्टी रिसेप्टर, तो आपको उस चीज़ का याद रखना है। ड्रग हमारी कौन सी हो जाएगी, मोंटेलुकास्ट एंड ज़ेफरलुकास्ट। इसको आप इजीली याद कर सकते हो, ल्यूकास्ट से आप याद करें ल्यूकोट्राइन्स की, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर रहे हैं हम, और ड्रग हमारी होगी मोंटेलुकास्ट एंड ज़ेफरलुकास्ट। लास्ट था हमारी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हमारा क्या कर रहा था, अस्थमा कोज कर रहा था, तो हम ड्रग कौन सी दे देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स। और इसके अंदर हम कौन कौन सी दे सकते हैं, एक तो आपको पता ही है जितनी भी एंटी कोलिनर्जिक्स होती हैं वो सारी की सारी ब्रोंको डायलेटर्स होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक दे सकते हैं। β2 सिम्पैथोमाइमेटिक दे सकते हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम के जैसा ही जो क्या करे, एक्शन करे, माइमेटिक, β2 सिम्पैथोमाइमेटिक दे सकते हैं। एंड थायोजेंथिन्स का भी रोल होता है ब्रोंको डायलेटर्स में ही, हम क्या कर सकते हैं, थायोजेंथिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी ड्रग्स अलोंग विथ कैटेगरीज, कि कौन कौन सी कैटेगरीज है और कौन कौन से हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक ड्रग के बारे में कुछ पॉइंट्स, जैसे यहाँ मैं आपको सीधे अपने नोट्स से बता देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए,
सबसे पहले जो मैंने ड्रग की बात करी थी वो थी हमारी एंटी आईजी एंटीबॉडीज़ की ड्रग ओमालिजुमैब। ओमालिजुमैब मैब इसके पीछे मैब जहाँ भी आ गया तो आप इसको याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से क्या कर सकते हैं, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं आपको बताऊँ, पहली जो ड्रग है हमारी ओमालिजुमैब, मैब मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये जो ड्रग है ओमालिजुमैब, इसको हमेशा एससी रूट से दिया जाता है। एससी रूट से हम मतलब 45 डिग्री एंगल से हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंसुलिन को भी एससी रूट से दिया जाता है। और इंसुलिन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ओके, सेकंड जो थी हमारी मीडिएटर सिंथेसिस इनहिबिटर में मैंने बताया था ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड था हमारा 5-LOX इनहिबिटर। ठीक है, तो इसकी ड्रग तो मैंने आपको बता दी थी, ज़ाइलूटियोन। ठीक है, जो हमारे मैंने बताए थे ग्लूकोकोर्टिकोइड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, मिनरलो एंड सेक्स कोर्टिकोइड इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ग्लूको में भी हम ओरल कोर्टिकोइड्स एंड इनहेलेशनल कोर्टिकोइड्स यूज़ करते हैं। इनहेलेशनल के आप नाम सुनकर इजीली अंदाज़ा लगा लोगे, अपने सबने ही इसके नाम सुनेंगे, बेटामेथासोन, बैक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, ये सारी की सारी ड्रग्स इजीली आपको इसके नाम, अपने इसके सॉल्ट के नाम ज़रूर सुने होंगे। ये सारी ही हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, और मैं कहूँ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। ब्यूडेसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, ट्राइएमसिलोन, सिसेलोमाइड, ये जो है हमारी ड्रग सिक्सेलोसोनाइड, ये हमारी लंग्स के अंदर जो है मेटाबोलाइज होती है, इसीलिए ये हमारी सॉफ्ट ड्रग होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लंग्स से ये क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है ये ड्रग। ठीक है, नाउ ओरल कोर्टिकोइड्स के अंदर जो है हमारी प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। ठीक है, 2 ड्रग है, प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। ये है हमारी ओरल कॉर्टिकोइड्स के अंदर आती है, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मीडिएटर सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी जितने भी हमारी इनहेलेशनल ग्लूकोकॉर्टिकोइड हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, सेफ होती है इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी ड्रग्स का पता होना चाहिए, सारी ड्रग्स क्या होती है, सेफ होती है प्रेगनेंसी में। दूसरा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कॉर्टिकोइड्स होते हैं उनकी वजह, उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर मैं कहूँ वो होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस। जितने भी इनहेल्ड कॉर्टिकोइड्स होते हैं इन सब का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या होता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, ये इनका एक साइड इफ़ेक्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको आप ज़रूर याद रखें। दूसरा, जितने भी इनहेलेशनल कॉर्टिकोइड्स हैं इन सब की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब एक थ्रोट इन्फेक्शन कोज करते हैं, उसका नाम है ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस। कैंडिडायसिस। ठीक है, एक टाइप का थ्रोट इन्फेक्शन होता है ये। तो जितने भी इनहेलेशनल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं ये थ्रोट इन्फेक्शन कोज करते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस। इसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो एक एंटी फंगल ड्रग है, और वो है हमारी नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन जो ड्रग है ये एक एंटी फंगल ड्रग है। इसको हम यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, और ये होता किस वजह से, इनहेलेशनल कॉर्टिकोइड्स की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना होगा। सेकंड, जो ये कॉर्टिकोइड्स हैं ये एक्ट कैसे करते हैं, तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोइड्स की, तो ये एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करके ये क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। थर्ड हमारी कैटेगरी थी
मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारी ड्रग जो थी नीडोक्रोमिल एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। ये दोनों ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं। दे बोथ आर गिवन बाय इनहेलेशनल रूट एंड इन दोनों ही ड्रग्स को हम एज ए प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का आपको पता होगा, डिजीज़ होने से पहले जो हम ड्रग देना शुरू कर देते हैं ताकि ये ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस, कि हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उस केस से हम क्या करते हैं, न्यूडोक्रोमिल और सोडियम ग्लाइकोलेट देते हैं। तीसरी जो इसकी ड्रग थी हमारी कीटोटिफेन, उसी से ही मिलते जुलते कुछ नाम है। एक नाम आपने सुना होगा कीटोप्रोफेन, मैं लिख देती हूँ। कीटोप्रोफेन आपने नाम सुना होगा, ये इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये हमारी नसेड कैटेगरी की ड्रग होती है। एक हमारी ड्रग होती है केटामिन। आप कंफ्यूज ना हो इन वर्ड्स में। केटामिन ये हमारी एनेस्थेटिक होती है, जनरल एनेस्थेटिक। कीटोप्रोफेन ये हमारी नसेड्स होती हैं, और कीटोटिफेन ये हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है। तो आप इन ड्रग्स के अंदर कंफ्यूज ना हो, इनको मिक्सअप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, हम क्या कर सकते हैं, एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर हमारी ड्रग थी मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ैफरल्यूकास्ट, ठीक है। एक जो हमारी ड्रग है इन दोनों में, मोंटेल्यूकास्ट, इसको मोस्ट सेफेस्ट ड्रग माना जाता है। सेफेस्ट ड्रग हम इसको कहेंगे। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ वो बता रही हूँ। दूसरा, इसको हम प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं तो ये क्या कोज करती है, ये कोज करती है चर्क स्टुअर सिंड्रोम। चर्क स्टुअर सिंड्रोम 1% केसेस में, ये भी आप याद रखना कि सिर्फ 1% केसेस में ये चर्क स्टुअर सिंड्रोम कोज करती है। ये सिंड्रोम होता क्या है, इस सिंड्रोम की वजह से वास्कुलर इसिनोफिलाइटिस होता है। इसिनोफिलाइटिस, इसिनोफिलाइटिस रेडनेस को हम बोलते हैं इसिनोफिलाइटिस, ठीक है। तो वास्कुलर इसिनोफिलाइटिस का मतलब होता है कि रेडनेस ऑफ वास्कुलर सिस्टम, रेडनेस ऑफ वास्कुलर सिस्टम, इसी को बोलते हैं चर्क स्टुअर सिंड्रोम, जो कि कोज होता है मोंटेल्यूकास्ट को प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करने से। लास्ट थी हमारी कैटेगरी ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स में मैंने आपको बताया था हम एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, आप भी जितने भी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स हैं, इन सबको केडीटी की क्लासिफिकेशन की जो बुक होती है उससे ज़रूर एक बार देख लें, ताकि आपको इनकी स्पेलिंग और ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, केडी त्रिपाठी। इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन है सब ड्रग्स की। आप एंटीएस्थमेटिक ड्रग की ज़रूर एक बार क्लासिफिकेशन देख लें। अच्छा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एक ड्रग होती है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दो ड्रग हैं जो कि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देती है और जिनको हम एज ए ब्रोंकोडाइलेटर इन अस्थमा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स जो हैं M3 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती हैं एंड मेनली क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़, आपने सुना होगा COPD, क्रॉनिक
पल्मोनरी डिजीज़ के केस में हम इसको क्या करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स के अलावा ब्रोंकोडाइलेटर्स कौन से देते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। दो टाइप के होते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। एक होते हैं हमारे नॉन सेलेक्टिव एंड एक होते हैं सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में तो आपको पता ही है, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनाली। ठीक है। एंड सिलेक्टिव में हमारे दो होते हैं, साबा एंड लाबा। ये ड्रग का नाम नहीं है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक एंड ये है हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है एंड ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने लिखा है साबा एंड लाबा एज इसकी शॉर्ट फॉर्म। जो ये मैंने लिखा है नॉन सिलेक्टिव के अंदर में, इसका नाम यहाँ दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको वहाँ विजिबल नहीं है तो। आइसोप्रेनाली ये हमारी नॉन सिलेक्टिव जो है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक है। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, दे आर नॉट यूज्ड। इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या कोज करते हैं, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया कोज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। टैकीकार्डिया का मतलब आपको पता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया शो करते हैं। मतलब अगर हार्ट रेट बढ़ा तो हार्ट रेट बढ़ने से टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, जो अब मैंने आपको बताया। अच्छा, एक फार्माकोग्नोसी की ड्रग है एफिड्रा, नाम सुना होगा आपने। इसका सिनोनिम होता है माहुआंग, सुना होगा। इस ड्रग की भी ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी होती है। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एफिड्रा ये कोग्नोसी की ड्रग है और इसका भी ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी होती है। अब जो मैंने आपको बताई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसके अंदर हमारी ये जो ड्रग्स हैं ये सारी की सारी प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। याद आप रख सकते हो, साबा एक लड़की थी, आईसीएस में वो जाती थी और आईसीएस में जाकर क्या करती थी, टी पीती थी, चाय पीती थी। यहाँ से आप ड्रग याद कर सकते हो, आईसी से आप याद रख सकते हो। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे इनहेलेशनल कॉर्टिकॉइड्स, याद होंगे आपको, इतने सारे नाम बताए थे, ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमिथासोन। ठीक है, ये सारे के सारे इनहेलेशनल कॉर्टिकॉइड्स। ऐसे आप याद सकते हो साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल तो आपने बहुत फ्रिक्वेंट इसका नाम सुना होगा। एल्बिट्रोल भी आपने सुना होगा, ये भी हमारी इसी की ड्रग है। टरब्यूटालिन, ठीक है। एंड ये जो है टी से आप याद रखते हो, चाय के अंदर क्या होता है, थियोफाइलिन प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो ड्रग एक होती है थियोफाइलिन। ये सारी हमारी ड्रग आती हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट की। साबा एक लड़की का नाम है जो आईसीएस में पढ़ती थी, टी पीती थी। यहाँ से आपको ये ड्रग्स याद हो जाएंगी और एक लड़की से आपको याद हो जाएगा कि ये सारी की सारी क्या होती है, प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, सेफ इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो ड्रग है थी हमारी लाबा। लाबा थी हमारी मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाबा। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है साल्मेट्रोल एंड फोर्मेट्रोल। इनकी ड्रग के पीछे मेट्रोल वर्ड ज़रूर होगा, मेट्रो वर्ड ज़रूर होगा, साल्मेट्रोल एंड
फॉर्मेट्रोल ये होती है हमारी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, ये जितने भी बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं इन सब का एक्शन मैकेनिज्म ये एक्ट कैसे करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। ये सारी की सारी एक्ट करती है वाया GPCR। GPCR आपको पता है क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR। GPCR के थ्रू एक्ट करती है। GPCR के थ्रू एक्ट करके ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। आपको पता है जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से CAMP का लेवल बढ़ जाता है, और CAMP का लेवल बढ़ना मतलब हमारा ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। CAMP जो है ये हमारे एक सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, और इनके लेवल बढ़ने से क्या होता है, ब्रोंकस जो हमारी है वो डायलेट हो जाती है। तो ये इसी मैकेनिज्म के ऊपर हमारे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो ड्रग है वो एक्ट करती हैं। सारी की सारी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है, एक्टिवेट करती है ये एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होते ही जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है CAMP उसका लेवल बढ़ जाता है, और इसका लेवल हमारा क्या कॉज करता है, ब्रोंको डायलेशन। और जो बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक में हमारा तीसरा मोड था, पहला था हमारा एंटीकोलिनर्जिक्स, दूसरा था हमारा एंटीकोलिनर्जिक था कि हम एंटीकोलिनर्जिक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ब्रोंको डायलेटर दे रहे हैं। दूसरा था हमारा बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक में हमारे दो था नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। एंड तीसरा था हमारा थायोजेंथिन्स। तीसरा था हमारा थायोजेंथिन्स। थायोजेंथिन्स के अंदर बस आपको ड्रग्स याद रखनी है, कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन एंड कैफीन। ठीक है, ये भी क्या करती है, ब्रोंको डायलेशन करती है। तो ये थी हमारी कि कैसे हमारा अस्थमा कोज हो रहा है। देन क्या क्लासिफिकेशन से ही आप उसकी क्या कर सकते हो, मतलब ड्रग्स याद कर सकते हो, उनके कैटेगरीज याद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी थायोजेंथिन्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायोजेंथिन्स ये क्या करती हैं, दे ब्लॉक एडिनोसिन। एडिनोसिन पता है क्या करते हैं, एडिनोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, लेकिन अस्थमा में तो पहले ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हमें तो डायलेशन चाहिए। तो एडिनोसिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब अस्थमा प्रोलॉन्ग कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो हम क्या करते हैं, मतलब जो थायोजेंथिन्स है ये क्या करती हैं, एडिनोसिन को ब्लॉक कर देती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर रही है इनडायरेक्टली। तो आप समझ रहे हैं। दूसरा ये कैसे एक्ट करती हैं, दूसरा ये इनहिबिट कर देती है एंजाइम। ये पहला मोड था, ये दूसरा मोड है, दे इनहिबिट द एंजाइम फोस्फोडाइएस्टरेज। फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है। अब एडिनोसिन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था इसलिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया ताकि रिलैक्सेशन हो गया, हमें रिलीफ मिली अस्थमा में। दूसरा थायोजेंथिन एक और एंजाइम होता है फोस्फोडाइएस्टरेज, उसको इनहिबिट कर देती है। उसको इनहिबिट क्यों करा, क्योंकि इस एंजाइम का काम होता है कि CAMP को डिग्रेड करता है। CAMP को डिग्रेड करता है। CAMP का लेवल बढ़ रहा था तब हमारा, आपने पहले अभी देखा कि CAMP के लेवल बढ़ने से ब्रोंकोडाइलेशन होता है। अगर इसका लेवल कम होने लग गया, अगर कोई एंजाइम है जिसको डिग्रेड कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो एंजाइम अपना काम वहीं बंद कर दे, वो अपना काम ना करे ताकि इसका लेवल बढ़े और ब्रोंकोडाइलेशन हो। लेकिन ये जो है फोस्फोडाइएस्टरेज ये CAMP को डिग्रेड करता है, तो इसलिए हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और ये काम कौन करती हैं, थायोजेंथिन्स। ठीक है, तो दूसरा मोड होता है इनका कि ये फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जो थियोफाइलिन होती है, थायोजेंथिन कैटेगरी की जो ड्रग है थियोफाइलिन, ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीपेट के थ्रू, जीपेट के
पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, तो थियोफाइलिन उनमें से एक ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या करती है, फॉलो करती है। इसके अलावा जो थियोफाइलिन होती है इसका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। और यही रीज़न है कि थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम थियोफाइलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक करते हैं ज़्यादा, उनके अंदर थियोफाइलिन का क्लियरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं और जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर इसका जो क्लियरेंस है थियोफाइलिन का वो ज़्यादा होता है। तो ये थी अस्थमा की सारी ड्रग्स। इसके अलावा कुछ और ऐसे रीज़न्स हैं जो अस्थमा कोज करते हैं। 2 रीज़न मैं आपको बता रही हूँ जो अदर रीज़न्स हैं, अदर रीज़न्स दैट कोज अस्थमा। पहला होता है हमारा EIA एंड सेकंड है हमारा AIA। फुल फॉर्म आप देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला होता है हमारा एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा एंड जो मेन अस्थमा और एलर्जन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन दूसरे कौन से रीजंस होते हैं जो अस्थमा कोज कर सकते हैं, मैं यहाँ वो बता रही हूँ। तो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा एंड एक होता है हमारा एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। एस्पिरिन आपको पता है नसेड कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन ये भी क्या करती है कई बार अस्थमा इंड्यूस कराने में इसका भी। तो 2 हमारे रीजंस हैं जो अस्थमा कोज कर सकते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा एंड एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, ठीक है। और अगर इस टाइप से अस्थमा हो रहे हैं तो हम अस्थमा को ट्रीट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रोटाहेलर्स, ठीक है। एमडीआई क्या होता है, मीटर डोज इनहेलर एंड नेबुलाइजर्स क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी दैट यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा। अस्थमा की ट्रीटमेंट में उन ड्रग्स को हम कैसे देते हैं, जैसे इनहेलेशनल है तो आप कैसे दे सकते हो उसको, रोटाहेलर यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ये सब सुटिक्स के अंदर है। एमडीआई होता है मीटर्ड डोज इनहेलर, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी की ही डोज आप इनहेल करोगी, उसमें एक मीटर फिट होता है इनहेलर के अंदर। अस्थमेटिक जो पंप्स होते हैं कि आपने एक बार उस पफ को प्रेस किया तो एक लिमिटेड क्वांटिटी की ड्रग जो एक बार में आपको लेनी है उतनी ही मीटर्ड जो है वो उसके अंदर से रिलीज़ होगी, मीटर डोज इनहेलर। या फिर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कौन सा, नेबुलाइजर्स, ठीक है। रोटाहेलर्स में क्या होते हैं, कैप्सूल्स होती हैं, आपने देखे भी होंगे, कैप्सूल टाइप से होती है जिसके अंदर हमारी ड्रग पैक होती है। और रोटाहेलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम उस कैप्सूल को क्या कर देते हैं, कैप्सूल के अंदर ड्रग फिट करके रोटाहेलर के हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे रोटाहेलर इतने यूज़ नहीं किए जाते, उसका रीज़न यही है कि ये इन्फेक्शन कोज, थ्रोट में इन्फेक्शन कोज कर देते हैं ये, ठीक है। जैसे वो कैप्सूल जैसे ही कैप्सूल निकलता है और उसके अंदर से ड्रग आप डायरेक्ट इंजेस्ट कर रहे हो, ड्राई ड्रग पाउडर को, तो वो थ्रोट में इन्फेक्शन कोज कर देता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कोज कर देता है। और उसके लिए ड्रग मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो देख लीजिए चाहे तो पीछे, जो ड्रग मैंने आपको नाइस्टेटिन एंटी फंगल ड्रग है, उसको हम यूज़ करते हैं। नेबुलाइजर्स हम प्रेफर करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कोमा में होते हैं, मतलब कोमेटिक पेशेंट्स के लिए हम नेबुलाइजर्स को मोस्टली प्रेफर करते हैं। ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर, ठीक है, क्योंकि इसका अपना साइड इफ़ेक्ट है, तो इसलिए हम रोटाहेलर को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, एपनिया, सुना है, ये भी एक डिजीज़ होती है। अच्छे से अगर किसी को ब्रीथिंग नहीं प्रॉपर अगर किसी को हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। एंड अगर हमें इमीडिएट
ब्रीथिंग अगर किसी की स्टार्ट करानी है, मतलब एपनिया को अगर हमें ट्रीट करना है, तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं डोक्साप्राम ड्रग यूज़ करते हैं। अगर आपने इसका नाम सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है। ये जो ड्रग है डोक्साप्राम, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है। और अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर इमीडिएट ब्रीथिंग स्टार्ट करानी है तो हम डोक्साप्राम क्या कर देते हैं, उसको देते हैं। एपनिया कंडीशन उसको बोलते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं आती। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। हमारा मेन पॉइंट था एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के ऊपर। सारी की सारी ड्रग्स जो है मैंने विद क्लासिफिकेशन आपको यहाँ बता दी है। ये कैटेगरीज़ हैं और आगे मैंने आपको इनकी ड्रग्स बताई है, और हर एक ड्रग्स के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो बताए हैं, और कुछ हमारी सोटिक्स की चीज़ें हैं, और एक कोग्नोसी का एक पॉइंट। तो यहाँ हम एंड करते हैं विद एंटी अस्थमेटिक ड्रग। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। एंड पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लें। सो यस, हम एंड करते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक एंटी अस्थमेटिक ड्रग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।